Assalamu alaikum class 9. How are you? Hope all of you are fine, safe and sound at your homes. Now today we will have to start from Lahore Resolution. आज हमने लाहौर रेजोल्यूशन 1940 पढ़ना है, करार जिसे हम उर्दू में करारदादे मकासद बोलते हैं। और आप सबको पता है कि करारदादे मकासद जो थी वो 23 मार्च 1940 को पेश की गई और ये मुस्लिम लीग का जो 27वां सालाना इजलास हुआ उसमें कायदे आज़म की अंडर प्रेसिडेंशियल शिप जो था वो 23 मार्च 1940 को पेश हुई। और ये करारदाद जो थी ये पाकिस्तान के बनने के लिए एक जो थी वो माइलस्टोन थी, एक ऐसी ये रेजोल्यूशन थी जिसके बाद पाकिस्तान बनने की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ हो गई और बहुत ज़्यादा जल्दी हमने 7 सालों के अंदर पाकिस्तान को हासिल कर लिया। और ये जो रेजोल्यूशन पास हुई 23 मार्च 1940 को जो ग्रेटर इकबाल पार्क जो है हमारा उसमें पेश हुई। इसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी करारदाद की सदारत की और इसको पेश किसने किया? इसको AK फजलुल हक ने पेश किया। अब यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन कभी आ जाता है कि करारदाद के लाहौर रेजोल्यूशन को किसने पेश किया, तो आपने लिखना है कि AK फजलुल हक ने। और कभी सवाल आ जाता है कि करारदादे मकासद की सदारत किसने, करारदादे लाहौर की सदारत किसने की, तो सदारत इसकी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और कायदे आज़म ने जब अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया, तकरीर की, तो उसमें मुसलमानों के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताए। वो बताए कि मुसलमान सियासी तौर पर किस तरह मसाइल का शिकार हैं। और कायदे आज़म ने इस रेजोल्यूशन में 2 कौमी नज़रिए को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, उस पर बहुत क्लियर तरीके से रोशनी डाली और लोगों को बताया कि 2 कौमी नज़रिया क्या है। क्या है 2 कौमी नज़रिया? कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो 2 बड़ी ताकतें हैं और वो दोनों एक दूसरे के अंदर जम नहीं हो सकती, मर्ज नहीं हो सकती। और मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम है। तो 2 नेशन थ्योरी क्या है कि 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। अब है करारदाद का मतन, टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि लाहौर रेजोल्यूशन का टेक्स्ट जो है वो डिफाइन कर लिखें, राइट डाउन द टेक्स्ट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन। तो इसका टेक्स्ट क्या था? इसमें लिखा गया था कि कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में बताया था कि ये करार पाया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम जो लीग जो है उसकी जो मुत्तफ़िका राय है, उसकी जो कलेक्टिव अप्रोच है, उसकी जो कलेक्टिव जिस बात पे वो डिसाइड किया उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान मुल्क में उस वक्त तक नहीं चलेगा, उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होगा और मुसलमान तो उसे बिल्कुल भी उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक के वो मुंदरजा जेल, जब तक कि वो उनकी बताए हुए चंद असूलों की रोशनी में तैयार नहीं किया जाएगा। और वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि जोग्राफिकली वो यूनिट्स जो कि जोग्राफिकली जुड़े हुए हैं वो इन यूनिट्स को थोड़ी बहुत अगर कोई चेंजेस होंगी तो उन चेंजेस के साथ जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा अक्सरियत में हैं। मसलन कौन से एरियाज़ थे जहाँ पर मुसलमान हिंदू जो मुसलमान थे वो ज़्यादा जो कसीर तादाद में थे, वो हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से थे जिनमें मुसलमान ज़्यादा तादाद में थे। और इनकी जो तश्कील थी, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस तरह की होगी
कि आज़ाद रियासतों की शक्ल में उनको अलग किया जाएगा और इनमें जो वहदतें शामिल होंगी वो खुद मुख्तार होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी और इन्हें उस पर सॉवरेनिटी हासिल होगी। और इसके अलावा वो इन वहदतों और जो यूनिट्स और जो रीजन्स हैं उनमें जो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, माइनॉरिटीज़ जो अक़लियतें हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। और वो इलाके जहाँ पर मुसलमान कम तादाद में हैं, अक़लियत में हैं, वहाँ भी जो है मुसलमानों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा और हकूक़ की को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, सिक्योरिटी की जाएगी उनके मुफादात की। और इस टेक्स्ट की रोशनी में गांधी और हिंदुस्तान ने इस करारदाद की मुखालफत की, इसको अपोज़ किया और जो ब्रिटिश प्रेस थी, बरतानवी प्रेस थी, उसने इस करारदाद को जिना का पाकिस्तान करार दिया कि ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का पाकिस्तान होगा। उनका ख़्याल था कि ये शायद जिना, मोहम्मद अली जिना जो है उनका विजुअलाइज़ किया हुआ एक प्लान है जो कि कभी भी पूरा नहीं होगा। और इस करारदाद के सिर्फ 7 सालों के बाद मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने अपनी स्ट्रगल के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया। नाउ क्रिप्स मिशन जो था वो क्या मिशन था, वो क्या था। और जब दूसरी जंग अजीम जो थी, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी, जो 1939 में शुरू हुई और 45 तक जारी रही, उसी के दौरान, जंग के दौरान ही 1942 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे उनको सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान भेजा। और उसने सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनको कुछ पॉइंट्स जो थे उन पर मुत्तफ़िक करने, एग्री करने की कोशिश की। कुछ पॉइंट्स दिए जिस पे उनका ख्याल था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्री कर जाएंगी, लेकिन वो कामयाब ना हो सका, नाकाम रहा इस बात पे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ एग्री नहीं की। अब वो तजावीज़ क्या थी क्रिप्स मिशन की, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। क्रिप्स मिशन की तजावीज़ क्या थी? क्रिप्स मिशन की पहली तजवीज़ ये थी कि जंग के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 विल बी ओवर, तो जो सब कॉन्टिनेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होगा, ताज बरतानिया के अंडर होगा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगा। लेकिन उधर के जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो अंदरूनी और बैरूनी मामलात हैं, उसमें बरतानवी हुकूमत किसी किस्म की भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। मसलन वो अपने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जितने अंदर के और बाहर के मामलात हैं उनमें दखल नहीं देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो अपने अफेयर्स जो हैं वो खुद डील करेंगे हिंदुस्तानी। सेकंड पॉइंट था कि दिफा, अमूर ख़ारजा, मौसलात वगैरह के शोबे जो हैं वो हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। जो डिफेंस होगा कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का, जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात होंगे और जो कम्युनिकेशन वगैरह के मामलात होंगे, जो यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं सारे मामलात, तो तमाम शोबे जो होंगे वो हिंदुस्तानी इंडियंस को दे दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि जब आइन बनेगा, आइन साजी होगी, तो उसके लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, एक मेन सेंट्रल असम्बली जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा, और उसके इलेक्शन का जो इख्तियार होगा वो प्रोविंशियल लॉ मेकिंग असम्बलीज़ जो होंगी, प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो होंगी जो कि लॉ मेकिंग करेंगी, एनेक्ट करेंगी लॉज को, उनके मेंबर्स के पास होगा। उसके चुनाव का इख्तियार, उसको इलेक्ट करने का इख्तियार। और आइन मुकम्मल हो जाएगा, जब आइन कंप्लीट हो जाएगा तो हर प्रोविंस जो है वो हर प्रोविंस को वो आइन भेजा जाएगा ताकि वो उसके हक़ में फ़ैसला करें, उसकी तौसीक करें, उसको अप्रूव करें। और जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे, जिन सूबों को वो आइन पसंद नहीं होगा, उनके पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे और अपनी इंडिपेंडेंट एक हैसियत जो है वो कायम कर लेंगे। फिर चौथा पॉइंट ये था कि अक़लियतों के जो हकूक़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, उनको भी सेफ़ गार्ड किया जाएगा, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुनासिब कदम जो हैं, तमाम मुनासिब इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएंगे। और सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे, उनकी ये तजावीज़ जो थी
मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन सब ने उनको मुस्तरद कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था। और मुसलमानों का सिर्फ एक मुतालबा था कि उन्हें अलग वतन चाहिए। उस अलग वतन के अलावा वो किसी भी बात पर मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ना थे। और मुसलमानों का जो अलग वतन का मुतालबा था वो कांग्रेस मानने के लिए तैयार ना थी, और जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फास्ट करना पड़ा अपनी पाकिस्तान लॉ कंट्री मेकिंग की तरफ। और 45 में वेवल प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायद आज़म जो थे वो एक मजबूत चट्टान बन गए। वो उसको अपोज़ करते रहे, और कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की। मुसलमानों की जो जमात थी मुस्लिम लीग, कायद आज़म ने बहुत कोशिश की कि वो इसको साबित कर दें कि यही मुसलमानों का प्लेटफॉर्म है और यही मुसलमानों की अलग सियासी जमात है, जिसे कांग्रेस ने मानने से कंप्लीट रिजेक्ट कर। उसके बाद है शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। और जो शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी उसकी जो वो कॉन्फ्रेंस हुई और उसके इंतखाबात क्या थे। जब 45 जो था, जब जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म हुई, तो बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी, जंग ख़त्म होने के करीब थी, तो इंग्लैंड जो था, इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी, उसको इस बात का यकीन हो गया था, वो पक्के हो गए थे कि वो जंग जो है इसमें वो फ़तह हासिल कर लेंगे, कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो जो उधर का वाइस रॉय था ब्रिटिश, लॉर्ड वेवल, उसने ये डिक्लेयर किया, उसने ये ऐलान किया कि वाइसराय की जो इंतज़ामी काउंसिल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वाइसराय की, उसमें तमाम हिंदुस्तानी मेंबर्स जो हैं वो शामिल होंगे। और इसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आबादी का जो प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से नुमाइंदगी करेंगी, यानी मुसलमानों और हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। और 1945 में ये 1945 में और 1945 में इन सजेशंस के ऊपर गौर करने के लिए जो था वो शिमला के मुकाम पर, शिमला जो है वो इंडिया की एक रियासत जो है हिमाचल प्रदेश, उसका एक तफरीही मकाम है। और उसमें इस मकाम पर कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुनक्किद की गई। और काउंसिल जो थी इसमें 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजवीज़ थी। ये तजवीज़ दी गई कि 5 मुसलमान अरकान जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस ये चाहती थी कि उन मुसलमान अरकान में से एक मुस्लिम नुमाइंदा जो है वो कांग्रेस की भी नुमाइंदगी करे। और ये कौन सा शख्स था जिसे वो चाहते थे? अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो ये चाहते थे कि उसको नामज़द करें। और कायद आज़म ने कहा कि कायद आज़म इस बात से एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान जो हैं वो मुस्लिम लीग खुद नामज़द करेगी, खुद इलेक्ट करेगी, नॉमिनेट करेगी, क्योंकि मुसलमानों की वाहिद जमात जो है वो मुस्लिम लीग है। और इसी पॉइंट पर शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो नाकाम हो गई। किस पॉइंट पर? कि मुसलमान जो हैं उन्हें मुस्लिम लीग खुद इलेक्ट करेगी मुसलमान मेंबर्स को, जबकि हिंदुस्तानी चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि एक मुस्लिम नुमाइंदा वो इलेक्ट करे। और जब शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें इस बात का फ़ैसला ना हुआ, ये फ़ैसला ना हो सका कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की ओनली नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फ़ैसला कब हुआ? 45-46 के जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें इस बात का फ़ैसला हो गया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद और नुमाइंदा जमात है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसमें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी और मुसलमानों के लिए जो स्पेसिफ़िक सीट्स थी उस पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आ गई थी। और उसने इतनी अच्छी तरह से कामयाबी हासिल की थी कि यह बात क्लियर हो गई थी कि जो मुसलमानों की वाहिद जमात है, नुमाइंदा जमात है, वो मुस्लिम लीग है। अब हम पढ़ेंगे काबीना मिशन प्लान, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 बोलते हैं। जब 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की हुकूमत आई
तो लेबर पार्टी की हुकूमत आई तो बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में जो बहुत ज़्यादा सियासी बेचैनी बढ़ रही थी उसको देखते हुए एक कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इसमें अरकान के नाम नहीं है, लेकिन वो अरकान थे सर स्टीफर्ड थ्रेस, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इन 3 अरकान पर मुश्तमिल जो था वो एक मिशन जो था वो हिंदुस्तान भेजा, और इस मिशन के जो कि सर स्टीफर्ड थ्रेस, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस पर मुश्तमिल था, वो 2 एम्स जो थे वो लेकर गए इस मिशन के भेजने के। देयर वर 2 एम्स, और एक एम तो ये था, एक मकसद ये था कि हिंदुस्तान जो है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है वो देखी जाए, और हुकूमत किस तरह की हुकूमत जो है वो इस पोर्शन ऑफ लैंड के लिए, इस खित्ते के लिए बेहतर होगी, उसको क्लियर किया जाए। एक तो ये एम था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन उनका होना चाहिए और उनकी हुकूमत की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, और दूसरा एम ये था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो नफ़रतें बढ़ रही थी, वो जो गैप आ गया था, उस गैप को ब्रिज करना, उस गैप को भरना जो था वो उसकी कोशिश की जाए इस मिशन के ज़रिए। लेकिन जो हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने की कोशिश इस तरह की जाए वो ये चाहते थे, लेकिन इंतखाबात ने ये साबित कर दिया 45-46 के इलेक्शंस ने कि ऐसा नहीं हो सकता। ये ब्रिज जो है मुसलमानों और हिंदुओं की जो नफ़रत है वो अब आसानी से नहीं भरेगी, और मुसलमान और हिंदू जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर अलग इकट्ठे नहीं होंगे। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को एक ही चीज़ जो है वो सुकून दे सकेगी, और वो है अलग वतन। और कबीना के जो अरकान थे उन्होंने तमाम सियासी जमातों के जो लीडर्स थे उनसे मिले, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, लेकिन कोई भी इसका रिज़ल्ट ना आया, नतीजा ना आया। और 16 मई 46 को इन अरकान ने एक प्लान का ऐलान किया जिसे कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, और इसके क्या पहलू थे, क्या इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, वो ये थे कि बरे सगीर जो है उसमें यूनियन कायम की जाएगी, एक ग्रुप कायम किया जाएगा, एक यूनियन बनाई जाएगी जो, और वो ग्रुप जो होगा, वो यूनियन जो होगी वो क्या करेगी, वो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और जो कम्युनिकेशन है उस मुल्क का उसकी ज़िम्मेदार होगी, और वो उसको देखेगी। और जो सेकेंडली जो सेंट्रल अमूर के जो सेंट्रल अफेयर्स होंगे, जो मेन अफेयर्स होंगे, उसके अलावा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, उसके अलावा बाकी तमाम जितने भी पावर्स होंगी वो प्रोविंसेस को दे दी जाएंगी, वो प्रोविंसेस अपने लिए खुद देखेंगे। और जो प्रोविंसेस हैं उनको थर्डली जो प्रोविंसेस हैं उनको ये इख्तियार होगा, उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो आपस में ग्रुप्स बना लें, वो म्यूचुअल ग्रुप्स बना लें, और हर ग्रुप जो है वो अपना आइन जो है वो मुरतब करे, अपने लिए अपना दस्तूर खुद बनाए। और चौथे नंबर पर हर 10 साल के बाद आफ्टर एवरी 10 years प्रोविंसेस जो होंगे दे विल हैव द राइट, उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो मेजॉरिटी की जो डिसीजन है, मेजॉरिटी की जो राय है, उससे अपने आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि हमें अपने आइन में चेंजेस चाहिए। उसके बाद यौम रास्त इक़दाम, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया मुसलमानों की तरफ से। और ये क्या था, 16 अगस्त 46 को जब मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्त इक़दाम मनाने का फ़ैसला किया। वजह क्या थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के बाद ये चाहते थे कि जब अंग्रेज़ सब कॉन्टिनेंट से चले जाएं तो हिंदू बरसगीर पर हुकूमत जो है वो करें, और वो ये ख्वाब देख रहे थे हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम मुसलमानों के ऊपर हुक्मरानी करेंगे और हम बरसगीर पर हुकूमत करेंगे, और वो ये ख्वाब देख रहे थे हिंदू। और इस रोज़ डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, और इस रोज़ बरसगीर में जगह जगह जलसे किए गए जिसमें कांग्रेस के जो अज़ाइम थे
उनके ऊपर से पर्दा हटाया गया और बताया गया कि मुसलमान ये कभी भी नहीं होने देंगे, वो अंग्रेज़ों के जाने के बाद हिंदुओं के अंडर गवर्नमेंट नहीं आएंगे, हिंदुओं की हुक्मरानी में नहीं आएंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात से टलेंगे, और वो ये है कि उनको अलग वतन चाहिए और वो अलग वतन से नीचे अब कोई बात नहीं सुनेंगे. नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर हियर. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम अबूरी हुकूमत, इंटरम गवर्नमेंट, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. नाउ अंटिल देन खुदा हाफिज़.